पिछले विधानसभा के चुनाव में जब 2017 में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जब मिलकर लड़ी तो 43 लोकसभा क्षेत्रों में और उसके आधार पर 218 विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन को सफलता प्राप्त हुई। हम समझते हैं कि अगर ये गठबंधन ज़मीन पर ठीक तरह से उतरे तो निश्चित रूप से हमें भारी सफलता प्राप्त हो सकती है और हम सरकार बना सकते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सीट शेयरिंग की बात पहले तय हो जाए। न केवल सीट शेयरिंग की बात तय हो बल्कि जौनपुर जनपद में कांग्रेस पार्टी की ज़मीन मजबूत रही है। हम 3 विधानसभा क्षेत्रों में मांग कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी लड़ें, लेकिन कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्रों में हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। 2017 में भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय भी हम लोग 2 विधानसभा क्षेत्रों यानी जौनपुर सदर और मुगरा बादशाहपुर में चुनाव लड़े थे। तो कम से कम हमारी ये मांग है कि 3 सीटों की मांग है और 2 सीटों पर पार्टी कम से कम चुनाव लड़ना चाहती है। जो 2 सीटें हैं कम से कम जिन पे दावेदारी आप कर रहे हैं उन पे क्या ग्राउंड है, क्या मजबूत आधार है कांग्रेस की? पार्टी अपने आधार पर सर्वे कर रही है, प्रत्याशियों को भी देख रही है, ज़मीन पर किसकी क्या स्वीकार्यता है, जीतने की क्या संभावनाएं हैं, क्या वहाँ का जातीय समीकरण है, कितना बीजेपी के एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये अपने स्तर पर देखने का प्रयास संपर्क में है। और हमारी ये उम्मीद है और हमारा ये प्रयास है कि जौनपुर जनपद में कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्रों में पूरी शिद्दत और ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। सदर विधानसभा क्षेत्र में अंतिम बार समाजवादी पार्टी 2007 में विधानसभा का चुनाव जीती थी। स्वर्गीय जावेद अंसारी साहब 2007 में विधानसभा का चुनाव जीते थे। 2012 में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पे सफलता मिली थी। उसके पश्चात 2017 और 2022 दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीतने में सफल हुए हैं। यानी अंतिम बार जो इस विधानसभा सीट पर सफलता प्राप्त हुई है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हुई है, ऐसा पार्टी की समझदारी है। 24 के जो रिजल्ट है उसमें समाजवादी पार्टी लोकसभा में बहुत ही डोमिनेंट फिगर्स के साथ आ गया है। तो क्या लगता है बात मानने की पार्टी इस स्तर पर, क्योंकि अभी फिलहाल एक मीटिंग हुई थी इंडिया ब्लॉक की? देखिए, आज के डेट में पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर और अटक से लेकर कटक तक अगर विपक्ष की कोई एक आवाज़ मजबूती के साथ शाह और तानाशाह के खिलाफ खड़ी है तो हमें गर्व है कि वो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी की आवाज़ है। श्रीमती ममता बनर्जी को भी जब मुश्किल हालात से सामना करना पड़ा तो आज हमारे नेता और हमारी पार्टी जिम्मेदारी से खड़ी है। हम समझते हैं कि श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर की जो भारत जोड़ो यात्रा की थी उसका ये असर था कि उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण श्री अखिलेश यादव जी के समर्थन में रहा है उससे अलग हटकर अन्य साथियों ने भी इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का काम किया था, जिसके कारण हमें पिछले लोकसभा के चुनाव में सफलता मिली। पारंपरिक जो वोट बैंक है उससे अलग हटकर श्री राहुल गांधी के प्रयास से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को सफलता प्राप्त हुई है। हमें उम्मीद है कि श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण नेता इस बात को लेकर सब तैयार है कि गठबंधन होना चाहिए मजबूती के साथ, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं लड़ें, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं लड़ें। और नेतृत्व का ये भी प्रयास है कि इस गठबंधन की शक्ल को और भी बड़ा अगर किया जा सकता है और अन्य सहयोगियों को भी लाया जा सकता है तो उसके लिए भी प्रयास होना चाहिए। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अभिजीत दीपिके जी का जो आंदोलन है बेसिकली वो सोशल मीडिया का आंदोलन है जिसमें 20 करोड़ लोगों के आसपास लोग इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर आ गए थे, लेकिन ये इस तरह के आंदोलन को कुचलने की कोशिश बीजेपी के इशारे पर उनके जो लोग हैं वो करते रहते हैं। और न केवल अभिजीत दीपिके की बात है बल्कि संस्थाओं के माध्यम से भी जिस तरह से विधायकों को, सांसदों को, अन्य दलों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी करती है या उनके लोग करते हैं वो शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। 363 सीट चाहिए अभी 2/3 बहुमत के, 20 सांसद अभी अलग हो रहे हैं। ये फिगर जाकर के 313 पे पहुंचेगा। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है ये भी आगे कहाँ देखने को मिलेगी?
देखिए, ये बीजेपी का राजनीतिक चरित्र है और जैसा मैंने कहा कि भारत एक सफल देश इसलिए बन पाया कि हमने संस्थाएं खड़ी की, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया को भी इसका एक हिस्सा मानते हैं। लेकिन हम आपको तो नहीं इसमें शामिल करते हैं, लेकिन मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो गोदिया मीडिया के नाम से मशहूर हो गया, संस्थाओं पर कब्जा करके इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, ईडी सीबीआई के माध्यम से लोगों को डरा कर सत्ता को कब्जा करने का जो प्रयास है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी मालिक होती है और हम उम्मीद करते हैं कि देश की जनता इस हॉर्स ट्रेडिंग को बहुत अच्छा समझ रही है और इसका जो जवाब शुरू होगा, हमें पूरी ये उम्मीद है कि ये उत्तर प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से शुरू होगा। राम मंदिर चंदे में लूट मची है, चोरी नहीं है। आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ कहा। मैं उसको अगर एक शब्द और आगे बढ़ा दूं तो वो डकैती है। 200 करोड़ रुपए ये राम मंदिर के नाम पर चंदा चोर खा गए। बात तो राम मंदिर के करते हैं, बात तो भगवान राम की करते हैं, बात तो भगवान राम के नाम पर वोट लेने की करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये चंदा चोर और चंदा डकैत है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। हमारी पार्टी ने उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हमारी पार्टी दबाव बना रही है और जिन लोगों ने भी चंदा चोरी में शामिल हैं, न केवल उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनसे पैसा भी निकाला जाए और उनके चेहरे को बेनकाब भी किया जाए। देश में जो अलग अलग हिस्से में और बड़े मंदिर हैं, बालाजी के या साउथ में, वहाँ पे बड़ी अलग अलग चीज़ों के जरिए काउंटिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या कई कमेटियाँ ऐसी होती हैं। यहाँ पे जो है राम मंदिर को उसके ट्रांसपेरेंसी को कैसे देखें? इंस्टीट्यूशन बनाने की बहुत आवश्यकता है। कोई भी सिस्टम जो होता है, अगर चंदा आता है कहीं पे तो उसके लिए संस्था होती है। शिरडी साईं बाबा का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में चंदा होता है। बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ खर्चा हुआ। आवश्यकता इस बात की है, ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंसी में, सिस्टम में, संस्थाओं में विश्वास नहीं रखती है, वो तो जो बनी हुई संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई वगैरह, उसको भी तोड़ने का प्रयास करती है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए हम मांग भी करते हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि कोई संस्था बनाएंगे, क्योंकि चंदा डकैती से ही इनका काम चल रहा है, इनकी दाल रोटी चल रही है। मीनाक्षी नटराजन के नॉमिनेशन को कैसे देख रहे हैं? मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी के साथ एनएसयूआई में काम किया। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी तो मैं उनके साथ एनएसयूआई का राष्ट्रीय सचिव था। जब मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो वो प्रभारी थी। देश में जो चंद गांधीवादी नेता बचे हैं या गांधी के रास्ते पर चलते हैं, उसमें एक सुश्री मीनाक्षी नटराजन भी हैं। जिस तरह से तेलंगाना के एक फर्जी केस को दिखाकर इलेक्शन कमीशन ने उनके पर्चे को बेदखल किया, वो बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वही सेम आधार झारखंड में रिलायंस ग्रुप के एक प्रतिनिधि का है जो राज्यसभा के प्रत्याशी है। उनको 24 घंटे का समय दिया गया कि आपका ये फॉर्म है, यहाँ कमियाँ हैं, इसको भरिए। तो एक कानून झारखंड में है और वही दूसरा कानून मीनाक्षी नटराजन के लिए है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पार्टी ने आंदोलन चलाया, मध्य प्रदेश में चलाया। हम लोग खुद इलेक्शन कमीशन में गए, मैं भी गया था, श्री रणदीप सुरजेवाला, श्री केसी वेणुगोपाल, श्री अभिषेक मनु सिंह भी सब लोग गए थे। उसके बाद वहाँ के लोगों ने आंदोलन भी किया, लेकिन जैसा मैंने कहा, इलेक्शन कमीशन और हम तो कहते हैं कि देश के कोर्ट भी पूरी तरह से मैनेज है, सुनने को तैयार नहीं है। लोकतंत्र पूरी तरह से हाशिए पर है। अगर इसको बचाया नहीं गया तो ये एक तरह से बनाना रिपब्लिक की तरफ बढ़ रहा है। हॉर्मुज़ में अमेरिकी हमले में 3 सेलर भारत किसी बात पर बोलने को तैयार नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी को मैं 24 घंटे में उनकी राजनीति को बर्बाद कर सकता हूं, उस पर भी कुछ नहीं बोले। देश के बारे में उन्होंने बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने टैक्सेस बहुत सारे लगाए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं हैं। जब ट्रंप मिलते हैं तो उनके साथ न सिर्फ ये कि गले लगते हैं, बल्कि गले पड़ जाते हैं, उनका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं, उनके गले लग जाते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार तक का नारा उन्होंने दिया था, लेकिन जब अमेरिका की बात आती है तो न खुद प्रधानमंत्री मोदी और न उनकी सरकार का कोई महत्वपूर्ण मंत्री बोलने को तैयार रहता है। हमारा जो पंडित नेहरू का बनाया हुआ हमारा एक तीसरी दुनिया का जो संकल्प था, जिसमें हम बैलेंस रिलेशनशिप रखते थे, उसको भी हाशिए पर डाल दिया गया। हम रशिया से हमारे रिश्ते ख़राब, ईरान से हमारे रिश्ते ख़राब हो गए, चूँकि हम इजराइल के साथ खड़े हो गए, तो उसकी वजह से जो ट्रेड डील है हमारी, वो सारी मुश्किल हालात में आ गई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल और तमाम चीज़ों में कितनी परेशानी हो गई। कुल मिलाकर मोदी ने ट्रम्प के सामने मत्था टेक दिया है,
हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में देश में जब बदलाव होगा तो भारत मजबूती के साथ अमेरिका और अन्य साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा और अपने अधिकार की बात करेगा। मोदी जी ने अभी एक रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तो इंदिरा जी के पास है और सबसे अधिक समय तक रहने का। मोदी जी ज़रूर चुनाव जीतने में सफल रहे और पंडित नेहरू से थोड़ा समय उनको ज़्यादा मिल गया, लेकिन पंडित नेहरू एक बहुत बड़ा फिगर थे। आज़ादी के आंदोलन को उन्होंने दिशा दी, भारत के निर्माण में उनकी भूमिका रही। जीवन का एक बहुत बड़ा समय उन्होंने जेल में काटा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े। अगर आप सत्ता में कुछ दिन ज़्यादा रह लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पंडित नेहरू के पैरेलल खड़े हो सकते हैं। पंडित नेहरू एक बहुत बड़ा फिगर थे जिनका आज़ादी के आंदोलन में और उस भारत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी।